सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके भैया कुछ चक्कर चलाता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाला। अब वो चक्कर हम कहाँ पढ़ते हैं, सॉल्वेंट का फेज क्या है, जो भी ओवरऑल सॉल्वेंट का फेज है वही सोल्यूशन का फेज बनता है, इसीलिए तीनों गैसियस सॉल्यूशंस की कैटेगरी में हमने रख दिए। ठीक है, चाय पीते हैं तो चाय में आपको दिखता है यूनिफॉर्म है भाई, चाय में ऐसे थोड़ी है एक जगह पे तुम्हें दिख रहा है कि चीनी है, एक जगह यहाँ ये मिल्क है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, सेपरेट नहीं, इट्स ऑल सेम फेज थ्रू आउट। हेलो किटाइन आर्मी, दिस इज शिल्पी कौशिक AKA या डोरा मैम, जो आज जेई केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर आपको कराने वाले हैं जिसका इम्पोर्टेंस हाल फिलहाल एग्जाम में काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। चैप्टर है सॉल्यूशंस, और एक बात का मैं वादा कर सकती हूँ, अगर आपने ये सेशन मेरे साथ पूरा लगा लिया, ये चैप्टर मेरे साथ कर लिया, तो जो आपकी शिफ्ट में सवाल रखा हुआ है इस चैप्टर का, वो तो शिल्पी मैम छूटने नहीं देंगी। ठीक है, तो पूरी बेटा आपको सेशन एंड तक लगानी है, सारे क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगी वो सब मेरे साथ करने हैं। तो यार आपके लिए फ्री कोर्स भी कर दिया है, तो अब किस चीज का क्या है मुसीबत या क्या रास्ते का गाड़ा है जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा? कुछ भी नहीं, बस आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है, जहां चाह वहां राह, Where there is the will, there is the way, right? तो आप बेटा फोकस्ड होकर पढ़िए, ये पूरा कोर्स भी आपके लिए हमने फ्री में बना दिया है। ये सिर्फ एक YouTube की सीरीज नहीं है, बल्कि एक पूरा जो कोर्स होता है वो है, बस आपको फ्री में मिल गया है। ऐसा क्या क्या होगा इसके अंदर, अब आपको पता है हर क्लास के बाद मैं आपको क्लास टेस्ट देती हूँ, असाइनमेंट देती हूँ, DPP देती हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स देती हूँ। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर अभी तक नहीं किया है ज्वाइन तो जल्दी से जुड़ जाओ और शिल्पी मैम से बस कमिट हो जाओ। ठीक है, कि हम शिल्पी मैम से कमिटेड है, मुझे सबका कमिटमेंट अभी चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। यस मैम, वी आर कमिटेड टू यू। तो कोई पूछेगा अगली बार तुम कमिटेड हो तो तुम हाँ में जवाब देना और मेरी फोटो दिखा देना, हाँ हम इसके साथ कमिटेड हैं। शिल्पी मैम को हमने वादा किया है पूरी केमिस्ट्री की जर्नी में साथ रहेंगे। और बेटा इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, समझ गए हो? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जस्ट बिकॉज आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं थे तो मेरा इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चलाई वो आप तक नहीं पहुंच पाई, तो फिर मुझे भी बहुत दुख होगा। तो बस टू बी ऑन सेफ साइड मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, जब भी मेरे वो सेशंस आएंगे, जैसे मैंने कहा था हैंड रिटन नोट्स का इतना डिमांड आया है तो उसका सेशन भी इसी हफ्ते आ जाएगा, तो आपको रिमाइंडर नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज दे, इसीलिए आप कनेक्टेड रहना। मैम से कमिटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर मुझसे कमिटेड नहीं हो तो फिर बाय बाय। ठीक है, चलिए तो बेटा ये जो सॉल्यूशन चैप्टर इसको हमने 3 भागों के अंदर विभाजित किया है। सबसे पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट एक प्रेम कथा, सॉल्यूट सॉल्वेंट की लव स्टोरी। तो जो फर्स्ट सेशन है आज, जो पहला पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, कंसंट्रेशन टर्म्स की, सॉल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर। ज्यादा आप पे प्रेशर नहीं लगाऊंगी, इतनी ही चीजें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। उसके बाद राउल्स बाबा की एंट्री होगी। तो सेकंड पार्ट सॉल्यूशंस का है राउल्स की एंट्री, जिसमें हम राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर तीसरा बेटा आखिरी है सॉल्यूट का चक्कर बाबू भैया। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके भैया कुछ चक्कर चलाता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाला। अब वो चक्कर हम कहाँ पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैन हॉफ फैक्टर हम इसमें पढ़ेंगे। एंड यकीन मानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ही मैक्सिमम सवाल एग्जाम में आते हैं कॉलिगेटिव से। अब आप कहेंगे तो शिल्पी मैम बाय बाय, हम थर्ड सेशन में मिलेंगे। नहीं बेटा, इसको समझने के लिए आपको टर्म्स आनी चाहिए। अगर आपको वेपर प्रेशर का मतलब ही नहीं पता तो आप किसी भी, यहाँ पे देखिए पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही मार खा जाएंगे, जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं आती तो आप पूरा जो चैप्टर है इसमें मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन में धक्के ही खाएंगे। तो इसीलिए तीनों पार्ट्स अहम है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट एक प्रेम कथा। तो कितने क्वेश्चन सॉल्यूशन से आते हैं ऑन एवरेज? तो अगर मैं मेंस में आपको बता दूं तो आप देखिए 2023 में 27 क्वेश्चंस आए थे, 24 में 15 सवाल आए, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, 25 में 22 और 26 में 23 सवाल आए थे। तो हो सकता है इस साल और मतलब कम से कम 25-26 सवाल तो आएंगे ही, ओवरऑल बढ़ भी सकता है क्योंकि एनटीए इतना अनप्रिडिक्टेबल है।
और फिजिकल केमिस्ट्री का तो अच्छा खासा लेवल एनटीए ने बढ़ा दिया है। तो बेटा हमें सेफ साइड के लिए अच्छे से अपने आप को उसी लेवल के हिसाब से जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर का ना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि बर्फ पिघलाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, नमक डाल रहे हैं बर्फ के ऊपर, या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो सी वाटर का है दैट इज ग्रेटर देन फ्रेश वाटर, ये सब क्या है। ये आपने देखा होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, दे आर सर्व्ड एट लो टेम्परेचर। तो ये सारी चीजें जो है आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। ये सब आपको सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर पता चलता है। तो शुरू ही करेंगे हम इस शब्द से कि सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है शिल्पी मैम। सॉल्यूशन मतलब कि क्या बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको अगर थोड़ा सा याद है, क्लास 9th में आपने ट्रू सॉल्यूशंस नाम की एक चीज पढ़ी होती है। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, जहां होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन सेम, जीनियस मतलब मैम मैं तो जीनियस हूं ही, जीनियस का मतलब है फेज। तो ऐसे सॉल्यूशंस बेटा जिनका सेम फेज होता है, या ये कहे यूनिफॉर्म फेज होता है थ्रू आउट, ठीक है, सेम फेज, या यूं कहे दे हैव द यूनिफॉर्म फेज थ्रू आउट। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय में आपको दिखता है यूनिफॉर्म है भाई, चाय में ऐसे थोड़ी है एक जगह पे तुम्हें दिख रहा है कि चीनी है, एक जगह यहाँ ये मिल्क है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, सेपरेट नहीं, इट्स ऑल सेम फेज थ्रू आउट। नींबू पानी पी रहे हो, सेम फेज है थ्रू आउट, है ना। आप सोडा, वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बहुत ही अनहेल्दी होती हैं, मतलब सबसे बेकार चीज अगर पीने के लिए कुछ है वो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड ही करो। दैट इज नथिंग बट लिटरली शुगर वाटर CO2। CO2 को पानी में डाल दिया, उसमें इतना सारा शुगर उन्होंने डाल दिया है, तो नॉट हेल्दी एट ऑल। मगर आप देखते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक को वो सेम फेज है थ्रू आउट, तो ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जो यूनिफॉर्म फेज रखते हैं थ्रू आउट, वही सॉल्यूशंस है। अब कितने अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस हम अपने अराउंड देखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले देखिए, बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, टर्नरी सॉल्यूशंस होते हैं, और क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या मतलब शिल्पी मैम? बेटा बाइनरी सॉल्यूशंस वो हैं जिनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशंस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस में होते हैं 4 कंपोनेंट्स। अब आप कहेंगे मैम मतलब कंपोनेंट का मतलब, अगर मैंने कहा कोई बाइनरी सॉल्यूशन है तो यानी कि उसमें 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, है ना। सिंपल सी बात है कि मैम मतलब उसके अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है बेटा और एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। कैसे मैम? अरे कैसे क्या, चीनी पानी डाल दो भाई, चीनी को डाल दो पानी के अंदर, शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूट है पानी सॉल्वेंट है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। टर्नरी सॉल्यूशन में आपके पास 2 सॉल्यूट होंगे एक सॉल्वेंट, 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे नींबू पानी, नींबू पानी अगर बना रहे हो तो लेमन डाल दिया आपने, शुगर डाल दिया, किसमें, पानी में, लेमन शुगर और वाटर, सही बात है। ऐसे ही क्वाटर्नरी में आप 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ले लीजिए, तो 3 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, जैसे पानी के अंदर आपने नींबू चीनी नमक तीनों चीजें डाल दी, तो ये टर्नरी क्वाटर्नरी होते हैं, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर के अंदर जो आपका सिलेबस है जेई का, उसमें आपकी डीलिंग केवल बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ है, यानी पूरे चैप्टर में बेटा हमें वही सॉल्यूशंस पढ़ने हैं जहां पर एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। 2 सॉल्यूट या 3 सॉल्यूट वाले जो केसेस हैं टर्नरी क्वाटर्नरी, दे आर नॉट इन आवर सिलेबस, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें तो केवल भैया बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं। अब सॉल्यूशंस में भी आप ये शब्द भी अक्सर यूज करते हो, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन? देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने लिया है 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसमें 98 ml वाटर है, तो 98 ml वाटर में मैंने 2 बूंद ही बेसिकली एसिड डाला है, तो ये तो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिड का, है ना, बहुत वीकली डाइल्यूटेड है। अगर वहीं पे मान लो मैंने क्या किया, मैंने लेट्स से 60 ml पानी के अंदर मैंने रेस्ट 40 ml एसिड डाल दिया, तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है,
है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम उन्हें बोलते हैं जहां पे सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में बेटा आपका जो सॉल्वेंट होता है उसकी कम अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू मतलब सॉल्यूट, मतलब बेसिकली सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे फ्रूटी की बॉटल या फ्रूट जूस अगर आप मार्केट से खरीदते हो पैकेज्ड वाला, वो भी बेकार ही होते हैं, उनमें भी लिटरली कोई फ्रूट का रस नहीं होता, वो सिर्फ एक शुगर सॉल्यूशन होता है, चीनी को पानी में घोल दिया है विद अ फ्रूट कलर, तो वो भी हाईली यू शुड अवॉइड। बेसिकली अगर जूस पीना भी है तो या तो बेटर है कि आप फ्रूट ही खा लीजिए, फिर भी अगर जूस पीना है तो फ्रेश जूस ही प्रेफर करिए, ना कि पैकेज्ड, ठीक है। तो जैसे अगर आप मार्केट से पैकेज्ड जूस खरीदते भी हैं तो उसमें आप देखिए वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें फ्रूट पल्प है ना, या जो भी कलर शुगर पानी में डाला हुआ है, अगर आप उसमें पकड़ के एक ग्लास जूस में आप 2 ग्लास पानी डाल दो तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड जूस से आपने डाइल्यूट जूस बना दिया, है ना। कोई मेहमान आए, कोई ऐसा रिश्तेदार जो तुम्हें दुखी करे, तो ऐसा करना, उसके जूस में पानी मिला देना भाई तुम, ठीक है। हाँ, तो ये तो यार बेसिक सी बातें हो गई। तो बेसिक में वी हैव सीन सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, सेम फेज थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। तो हमें जो सॉल्यूशंस पढ़ने हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस है इस चैप्टर में, जहाँ एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड आप समझ गए, डाइल्यूट में बहुत सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेटेड में उल्टा होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सॉल्यूशंस, कितने तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। देखो डिपेंडिंग ऑन बेटा सॉल्वेंट क्या है। अच्छा अब ये भी देख लो मैम सॉल्वेंट क्या, देखो सॉल्यूशन जो है बेटा 2 चीजों से मिलके बनता है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। क्या होता है इसमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किस में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में, यूजुअली लेस अमाउंट में मौजूद होता है, और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को जोड़ दें तो पूरा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन आपका सॉल्वेंट क्या है, जो लार्ज अमाउंट में लिया है सॉल्वेंट, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। तो 3 अलग अलग कैटेगरी के सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। पहला होता है वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट गैस लिया गया है, क्या सॉल्वेंट गैस है। दूसरे ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट बेटा लिक्विड है, और तीसरे ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट आपका सॉलिड है। तो हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन सॉल्वेंट का फेज क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होता है, लार्ज अमाउंट में गैस लिया जाता है। लिक्विड सॉल्यूशन में लार्ज मात्रा में लिक्विड लिया जाता है, और सॉलिड सॉल्यूशन में बेटा लार्ज मात्रा में सॉलिड्स को लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें 9 केसेस टोटल बनते हैं, कैसे, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ऐसे ही गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे ही गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये 3 केसेस बन गए। सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, ऐसे ही। तो अब गैस और गैस को अगर हम लेते हैं तो दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे एयर का आप एग्जांपल ले सकते हो, है ना, आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करते, ऐसे गैसेस का हमने मिक्सचर ले लिया। तो ये गैस इन गैस ही है ना, ये क्या है, गैस इन गैस है, होगा ना, ठीक है। आगे लिक्विड इन गैस, कोई लिक्विड अगर गैस के अंदर ट्रैप हो जाए, जैसे अगर आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं और आप इसको मिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो हम बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन द नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को मैंने सॉल्वेंट लिया, उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया जाए, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, इट इज अ लिक्विड। और क्या हो सकते हैं, और चेक करिए, देखिए ऐसे ही सॉलिड इन गैस हो सकता है, जब आप एक सॉलिड को गैस के अंदर डिसॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मैंने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ये सॉलिड है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, जो ओवरऑल सॉल्यूशन का फेज क्या होगा वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है हमेशा। अगर मान लो मैंने क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड को नाइट्रोजन में डिसॉल्व किया था, तो बल्क अमाउंट में नाइट्रोजन था, तो जो सॉल्वेंट का फेज है वही बनने वाले सॉल्यूशन का फेज होता है। अगर अब की बार मैंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दिया नाइट्रोजन गैस के अंदर, तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, ये सॉलिड इन गैस हो गया। तो फेज कौन डिसाइड करता है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का फेज क्या है, जो भी ओवरऑल सॉल्वेंट का फेज है वही सॉल्यूशन का फेज बनता है। इसीलिए तीनों गैसियस सॉल्यूशंस की कैटेगरी में हमने रख दिए, ठीक है। ऐसे ही देखिए लिक्विड सॉल्यूशन है, तो गैस इन लिक्विड रख सकते हैं हम, बोलिए रख सकते हैं, यस गैस ले लो, मान लो मैंने अमोनिया गैस ले लिया,
और अमोनिया गैस को भैया मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, वाटर लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड में देखो मैंने इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल इज अ लिक्विड, और इसको पानी में डाल दिया। जैसे कि आपने देखा है हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे 70% अगर आपने लेट्स से सॉल्यूशन ले रखा है, अब उसमें कुछ आपने मान लो 70 ml पानी डाल दिया, 30 ml आपने उसमें एथेनॉल डाल दिया, तो एथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर क्या है, दैट इज अ लिक्विड इन लिक्विड, या फिर वाइस वर्सा 70 ml एथेनॉल 30 ml पानी, लाइक दैट, है ना। तो हम वो लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर बना सकते हैं, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड तो सिंपल ही है, सॉल्ट इन पानी, सॉल्ट नमक को पकड़ के पानी में डुबो दो भाई, तो ये सॉलिड इन लिक्विड है। अब गैस को सॉलिड में डाले, अब गैस इन सॉलिड, ओवरऑल सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट एक सॉलिड है, तो गैस इन सॉलिड को आप यूज भी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस को हम एब्जॉर्ब कराते हैं कैटलिस्ट के सरफेस पे, यस और नो। तो अगर हम हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ ले ले तो वो गैस इन सॉलिड हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कराते होते हम जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, जैसे एल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करना है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है हाइड्रोजनेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पैलेडियम वी कैन से इज गैस इन द सॉलिड, ठीक है। ऐसे लिक्विड इन सॉलिड है बेटा, लिक्विड इन सॉलिड में आप अमालगम यूज कर सकते हैं, अमालगम, जैसे कि सिल्वर अमालगम। तो आप अगर डेंटिस्ट के पास गए हैं, तो अगर आपको कोई ट्रीटमेंट जैसे कैविटी है, आपको फिलिंग करानी है, तो यूजुअली फिलिंग के लिए सिल्वर अमालगम को जो है यूज करते हैं डेंटिस्ट। उसमें क्या करते हैं, जो लिक्विड मर्क्यूरी है इसको बेसिकली सिल्वर में मिक्स करते हैं, ये सॉल्यूशन बनाते हैं, लिक्विड मर्क्यूरी विद सिल्वर सॉलिड, तो इट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड सॉलिड को अगर मिला दिया बेटा, तो एलॉयज जो आप पढ़ते हैं, जितने एलॉयज हैं वो सॉलिड सॉल्यूशंस ही होते हैं, जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज है, तो ये क्या है, दे आर द सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये हमारे पास 9 केसेस बनते हैं सॉल्यूशंस जो अलग अलग टाइप के हैं। तो हम क्या मैम सारे पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेटा, हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशंस। हमारा कंसर्न चैप्टर में ना लिक्विड सॉल्यूशन से है, जब आपका सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो इसी को हम पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इसी पे डिस्कशन चलता है। तो चैप्टर को आप और अच्छे से कहें तो लिक्विड सॉल्यूशंस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो वेलकम टू दिस चैप्टर, नाउ वी विल स्टार्ट। तो ये सारा बेसिक सा पॉइंट है जो आप समझ गए, ओके। आगे बढ़ने से पहले अब चैप्टर में आप क्योंकि सॉल्यूशंस की बातचीत कर रहे हैं, तो सॉल्यूशंस में भैया सॉल्यूट का कितना अमाउंट डाला है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, वो कैसे बताओगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की मदद से, है ना। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो मैं बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर में आप यूज करेंगे, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। वैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मगर यहाँ भी हम दोबारा देखते हैं। 2 टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्यों पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ताकि हम ये बता सके कितना अमाउंट सॉल्यूट का मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हिच अबव द 2 jars लेमनेड इज डाइल्यूट। जार ए में 50 ग्राम लेमन है, 200 ग्राम पानी है। जार बी में 50 ग्राम लेमन है, 300 ग्राम पानी है। तो तुम अगर ध्यान से देखो बेटा, किसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम देखेंगे सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम है। यहाँ 50 ग्राम पे मतलब लेमन है 300 ग्राम पानी के ऊपर, यहाँ 200 पे है, तो ये लेस सावर होगा। दिस इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू जार ए। जार बी डाइल्यूट है ना जार बी के मुकाबले, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात है। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या विद रिस्पेक्ट टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यही हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताएंगी। तो सबसे पहले मैं सारी ही रिवाइज करा दूंगी आपको, 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, जैसे मोलारिटी होता है, मोलारिटी आपको क्या बताता है सॉरी, मोलारिटी होता है बेटा कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूं यानी 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर सोल्यूशन की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितने सॉल्यूट के मोल्स को मैंने डाला है वही मोलारिटी होता है। तो मैथमेटिकली लिखें तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन। अब इस चैप्टर में बी से हम किसे लिखेंगे, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, सॉल्यूट को, और ए से हम सॉल्वेंट लिखेंगे। नोट कर लेना क्योंकि आगे तक हम यही यूज करेंगे। तो मोलारिटी होता है कि अगर मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मैंने कितना जो है मोल सॉल्यूट का डाल दिया है। अब और कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरा मिलीलीटर में है, अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में है, ml में, तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं लीटर के लिए। तो ये भी फॉर्मूला बन गया मोलारिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। लिखना चाहते हो mb इज मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा मोलारिटी को हम एक्सप्रेस किस यूनिट में करते हैं, कैपिटल M में करते हैं, या हम मोलर लिख देते हैं, या फिर हम मोल पर लीटर लिख देते हैं, और मोल पर लीटर, और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सारी सेम ही बातें हैं, ठीक है, ये समझना। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया, यहाँ भी बता रही हूँ। अगर किसी ने बोला 3 मोलर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो इससे आप क्या समझेंगे, ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन मतलब NaCl के कितने मोल्स, सॉल्यूट के कितने मोल्स बेटा, 3 मोल, ठीक है। और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, ठीक है। ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो मोलारिटी क्या होता है, साइड में हो रही हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन, यानी 1 लीटर अगर मैंने सोल्यूशन लिया है 1000 मिलीलीटर, तो उसमें कितने सॉल्यूट के मोल्स डाले गए हैं वही मोलारिटी है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन, सोल्यूट के मोल्स को मैंने लिखा मास अपॉन मोलर मास, अगर वॉल्यूम ml में दिया गया तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बना। डिकोड करना है मतलब 3 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि 3 मोल NaCl जो है वो डिसॉल्व कर दिया है हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज देखना, मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें ना वॉल्यूम की टर्म आ गई, और वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर के साथ बदल जाता है, वॉल्यूम चेंजेस विथ द टेम्परेचर। तो अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम मोलारिटी को यूज नहीं करते क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज कर रहे हैं, और वो जो डेटा है उसमें हम नहीं चाहते वॉल्यूम की वजह से हमारा जो वैल्यूज है वो बदल जाए, तो मोलारिटी को यूज नहीं किया गया चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। आगे देखिए नेक्स्ट कौन है, मोलालिटी है। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है कितने मोल सॉल्यूट के डाले हैं 1 किलो सॉल्वेंट में। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा और कैसे लिख सकते हैं इसी मोलालिटी को, देखिए सॉल्यूट के मोल्स को मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकती हूँ, यस। अगर सॉल्वेंट का मास बेटा ग्राम में दिया गया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट स्मॉल m या फिर मोलल या मोल पर केजी ले सकते हैं, यस, ओके।
अच्छा, यहाँ भी मतलब समझ लेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे मैंने बोला या सवाल ने कहा कि 3 मोलल NaCl aqueous सॉल्यूशन का मतलब बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 3 मोलल NaCl aqueous सॉल्यूशन का मतलब ये है कि NaCl के 3 मोल्स हैं, प्रेजेंट है, सॉल्वेंट का मास, पानी सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 1 किलो, या ये कहे 1000 ग्राम। मतलब 3 मोल पानी को 1000 ग्राम, सॉरी 3 मोल नमक को 1000 ग्राम पानी के। नहीं नहीं, तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में? चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है? कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। डिसॉल्व किया गया है तो ये इसका मतलब होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है तो मोलालिटीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और ये रीजन है कि आप चैप्टर में सॉल्युबिलिटीज को मेजर करने के लिए जो तरीका लिया गया है वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिया गया है? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों ही टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। साइड में हो रही हूँ, ध्यान से नोट करिएगा। समझ गए ये वाली चीज? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके चलिए आगे देखिए। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख के रखना। तो मोल फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। जैसे अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, तो तीनों के ही कुछ मोल्स होंगे, कुछ ए के मोल्स होंगे, कुछ बी के मोल्स होंगे, कुछ सी के मोल्स होंगे, है ना। तो मुझे मोल फ्रैक्शन देना है किसी कंपोनेंट का, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काई। क्या बोलते हैं इसे? काई, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखेंगे? ए के कितने मोल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल में ए, बी और सी के तीनों के मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही देखो मोल फ्रैक्शन बी का लिख सकती हूँ, कितने मोल्स बी के हैं, डिवाइड करो ए के मोल्स, बी के मोल्स और सी के मोल से। अच्छा देखो, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, मिक्सचर में चाहे जो हो जाए टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही आएगा। तो बेटा अगर 3 कंपोनेंट्स से मिक्सचर में आपको 2 की मोल फ्रैक्शन पता चल गई, तो तीसरे की ऐसे भी तो निकाल सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या फिर मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए, बी और सी के मोल्स, ठीक है, कह सकते हो। अच्छा तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए मिक्सचर है 2 कंपोनेंट्स का, जिसमें ए की मोल फ्रैक्शन आपको 0.4 दे दी है, तो आप उससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? आप ये इंटरप्रेट करेंगे कि टोटल मोल्स अगर ए 1 है, टोटल मोल्स 1 है, तो उसमें ए के कितने मोल्स हैं? 0.4, तो बी के कितने मोल्स होंगे बेटा? 0.6 होंगे, तभी देखिए मोल फ्रैक्शन 0.4 आएगा। ए के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो अगर टोटल मोल्स 1 है तो उसमें से 0.4 मोल ए का है और 0.6 बचा हुआ किसका है? बी का है। ये इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए? आगे चलें क्या? नोट करिए, साइड में हो रही हूँ, कर लिया नोट? चलो तो मतलब वैसे तो देखो काफी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है अपने पास, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी वगैरह, ये सब भी है। मगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखनी है। इसमें भी मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी ही जो है आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये दोनों यूज होंगी चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। सवाल पूछता है कि 6.5 मोलल
सॉल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जिसकी डेंसिटी दी गई है। तो बेटा पहले तो इसे दिया क्या है कि 6.5 मोलर सॉल्यूशन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इससे हम क्या समझेंगे, मोलल है तो मतलब कि हम समझेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल है वो हमें 6.5 दिए गए हैं, ठीक है, ओके। मोलालिटी है तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, एक्वस है तो सॉल्वेंट कौन है, पानी है, तो सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है, 1 किलो या ये कहे 1000 ग्राम, सही बात है 1000 ग्राम होगा, ठीक है। आगे बोला है कि डेंसिटी इस सॉल्यूशन की इतनी है, तो बेटा हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी गई है, कितना दिया है 1.89 ग्राम पर ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर होता है। कह रहा है मोलारिटी सॉल्यूशन का बताइए मोल पर लीटर में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। मोलारिटी के लिए मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स चाहिए और मुझे बेटा सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, सही बात है, मुझे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए। अब इसमें भाई हमें मोलारिटी बताना है। एक तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड होता है, अगर आपको मोलारिटी का सीधा फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को झटपट कर सकते हैं। अब अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर मैं आपको बिना फॉर्मूले का अप्रोच बता रही हूँ कैसे करेंगे। तो देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स तो हमारे पास है, न्यूमरेटर है, वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन का, वो कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का आ सकता है अगर मेरे पास बेटा सॉल्यूशन का मास आ जाए, सॉल्यूशन का मास आ जाए और उसको मैं डिवाइड कर दूं सॉल्यूशन की डेंसिटी से जो 1.89 है, सही बात है। तो मैं देखती हूँ वॉल्यूम सॉल्यूशन के निकाल के, मास सॉल्यूशन का चाहिए। अब सॉल्यूशन के मास के लिए मुझे सॉल्यूट का मास चाहिए और मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए। बेटा सॉल्वेंट का मास तो है मेरे पास 1000 ग्राम, है ना, मगर मेरे पास सॉल्यूट का मास है क्या, नहीं दिख रहा, मगर मैं निकाल सकती हूँ। देखो सॉल्यूट कौन है मेरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मासेस को जोड़ दीजिए, देखिए 39 पोटेशियम के लिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जिसका मास 16 और एक हाइड्रोजन है तो 17। समझ गए ना मैंने क्या किया, बोलो कंफ्यूजन है किसी को कुछ, मैं ये बोल रही हूँ मैंने क्या किया, देखो ये सब डेटा दिया था, मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम सॉल्यूशन की मिल जाए तो मोलारिटी आ जाएगी। सॉल्यूशन की वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, सॉल्यूशन के मास को डेंसिटी से डिवाइड करिए। अब सॉल्यूशन का मास बेटा हमारे पास कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम और सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूट के मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करिए। अब सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकलेगा, पोटेशियम का मास 39, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 17, समझे, ठीक है। अच्छा यानी 56 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 56 ग्राम पर मोल। तो मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे निकलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से, यानी 6.5 इंटू 56 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.89 ग्राम पर ml कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। अब वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का तो आप मोलारिटी बता सकते हैं। देखिए सॉल्यूट के मोल 6.5 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे लिया है हमने, 1000 प्लस 6.5 इंटू 56 डिवाइडेड बाय जो डेंसिटी है 1.89 ग्राम पर ml है, तो ये ml में आएगा वॉल्यूम, है ना, डिवाइडेड बाय 1.89 ग्राम पर ml। अगर वॉल्यूम बेटा मिलीलीटर में है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर आ जाएगा। एक बार देखो फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इसको चेक करिए अप्रोच क्या है, फॉर्मूले से भी बता दूंगी, डोंट वरी, ये बिना फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी आप फॉर्मूला भूल सकते हैं, आपको एक बार चमकेगा नहीं तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ये तरीके से करना है, इसमें कुछ याद नहीं रखना। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 6.5 अपॉन 1000 प्लस ये 6.956 1364 आएगा, 1364 अपॉन 1.89 इंटू 1000। आई थिंक इट सिंप्लीफाइज टू अराउंड 9 मोलर सॉल्यूशन, समथिंग नियर टू दैट,
मोलारिटी आएगी, ठीक है। तो आंसर वुड बी 9। तो एक क्वेश्चन था कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, इस सवाल में आपको रिलेशन दिया गया था मोलारिटी मोलालिटी। अगर फॉर्मूला मेथड से करना है तो मोलारिटी मोलालिटी में जो फॉर्मूला का रिलेशनशिप है वो आप देख लीजिए, ये होता है मोलालिटी होता है 1000 इंटू मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू सॉल्यूट का मोलर मास, ठीक है। अगर आप ये वैल्यूज सब रखेंगे ना तो आपको इसी फॉर्म के अंदर फॉर्मूला मिलेगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज भी यूनिटरी मेथड से ही बनाए गए हैं। तो अगर कंफ्यूजन था तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। अब दोनों तरीकों से आपको मैंने बता दिया है, विद फॉर्मूला आल्सो एंड विदाउट फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि कितना मैक्सिमम सॉल्यूट जो है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है मैं डिसॉल्व कर सकती हूँ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्या कहा मैंने? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट मैं सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकती हूँ गिवन अमाउंट सॉल्यूशन में या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at particular temperature। जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया है पानी का, ठीक है। इससे मान लो मैंने 250 ml पानी ले लिया। तो 250 ml पानी में मैंने क्या किया? मैंने हाफ टेबल स्पून शुगर डाला। हाफ टेबल स्पून बेटा मैंने शुगर डाला, बहुत कम सा। जब मैंने हाफ टेबल स्पून शुगर डाला तो शुगर ने क्या किया होगा? शुगर ने जाकर के पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया होगा। क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा ही शुगर डाला है बेटा, तो अभी और शुगर मैं इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकती हूँ। अभी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है खाली जहाँ पे और ज्यादा शुगर डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा सॉल्यूट डाला और वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, और बहुत थोड़ा डाला था तो और भी सॉल्यूट मैं डिसॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। इसी सॉल्यूशन में मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, आपने लेट्स से 2 टेबल स्पून शुगर डाल दिया भर भर के। आपने पूरा 2 चम्मच चीनी डाल दिया भर भर के। मैंने कुछ हीट नहीं किया, अभी तक सेम ही मामला चल रहा है, वही 250 ml का बीकर है। अब मैंने ज्यादा चीनी डाल दी इसमें। ज्यादा चीनी मतलब बहुत ज्यादा शुगर है, तो पानी के बीच में जो स्पेस था वहां पे शुगर आ चुका है। आपने एक्सेस में शुगर डाला तो क्या हुआ? कुछ शुगर ना नीचे सेटल डाउन भी हो गया। कुछ शुगर नीचे, आपने देखा होगा आप घर पे अगर नींबू पानी रसना बनाते हो, यूजुअली आप ज्यादा चीनी डालते हो, नीचे वो ना दिखती है, सेटल डाउन हो जाएगी। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जितना मैक्सिमम अमाउंट में डाल सकती थी, सुनो, जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकती थी सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो मैंने कर दिया है। इसके बाद अगर मैंने और सॉल्यूट डालने की कोशिश की तो वो जो सॉल्यूट है वो कहाँ बैठेगा? नीचे बैठेगा। तो आप बोल सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स। तो क्या होगा मैम फिर? अगर आप और डालेंगे इसमें चीनी, वो नीचे ही सेटल डाउन हो जाएगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी थी इस पानी की चीनी लेने की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उतना वो ले चुका है। इसके अलावा अगर आप और चीनी डालेंगे वो सेटल होगी नीचे, ठीक है। अब अगर मान लो ये सब मैंने किया था, ये दोनों कंटेनर में 25 डिग्री सेल्सियस पे रखे थे। अब मैं क्या करूं? टेम्परेचर बढ़ा दूं। अगर मान लो मैंने टेम्परेचर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा, वो भागेंगे, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में और ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गए, तो और ज्यादा शुगर को मैं डिसॉल्व कर सकती हूँ, और चीनी अब इसमें डिसॉल्व की जा सकती है, मगर जबरदस्ती की मैं डिसॉल्व कर रही हूँ, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसी सॉल्यूशन को अगर मैं हीट करके और ज्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व करूं तो मैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे पहुंच जाऊंगी। जैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ठंडा करते हो, अनस्टेबल होता है ये, जब आप ठंडा करोगे तो ठंडा करने पे क्रिस्टल्स बनते हैं। जब कूलिंग करते हो, फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग, फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। तो ठंडा करने पे क्रिस्टल्स हो जाते हैं। इसको आप यूज भी करते हो जब आप क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से प्योरिफिकेशन करते हैं। अगर आप नमक का ही करो तो आपको पता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, अगर मुझे प्योर सॉलिड चाहिए होता है तो हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है।
तो सॉल्युबिलिटी क्या मेजर करता है? सॉल्युबिलिटी आपको यही बताएगा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का आप डिसॉल्व कर सकते हैं गिवन सोल्यूशन की अमाउंट में या गिवन सॉल्वेंट की अमाउंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो या फिर आप और सिंपल भाषा में सॉल्युबिलिटी करें तो आप ये समझिए कितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर बन गया तो इसके बाद और सोल्यूट डिसॉल्व ही नहीं होगा इस टेम्परेचर पे, इसलिए आपने टेम्परेचर बढ़ा के और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जबरदस्ती, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है जो कूल होने पे क्रिस्टल्स बनाता है। ओके तो हमें क्या चीज पढ़नी होती है यहाँ सॉल्युबिलिटी में? हमें बेटा फैक्टर्स पढ़ने हैं, थोड़ा सा हमें देखना है कि टेम्परेचर प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस के अंदर। तो किस बात के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है। तो solubility we can say depends on nature of solute and solvent। नेचर क्या है बेटा सोल्यूट सॉल्वेंट का? दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। जनरली ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर का इम्पैक्ट पढ़ेंगे। नेचर का क्या मतलब है मैम? नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, जैसे अगर आप समझे यूजुअली आपने केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी होती है लाइक डिसॉल्व लाइक, संगत का असर है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो एक जैसी चीजें हैं वो एक जैसे काइंड के सॉल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जैसे पोलर जो है, पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्स इन पोलर, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन पोलर। जैसे अगर आप पोलर नमक है, नमक आयनिक कंपाउंड है, पोलर है, डिसॉल्व करता है पानी के अंदर, पानी भी तो पोलर ही है। देखो ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से डाइपोल जनरेट होता है या नहीं, है ना। तो ऐसे देखो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैंगनेट आयोनिक है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो आयनिक स्पीशीज किसमें? आयनिक मतलब चार्ज वालों में काइंड ऑफ, मतलब पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे नैफ्थलीन एंथ्रासीन की आप बात करो, वो एकदम से बेंजीन में डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। नैफ्थलीन ले लो, एंथ्रासीन है, they will dissolve in benzene not water। पानी में डिसॉल्व करोगे नहीं होगा। बेंजीन ले लो, बेंजीन के तो झटपट जो है डिसॉल्व हो जाएंगे वो। नैफ्थलीन एंथ्रासीन पानी में नहीं होंगे, नॉन पोलर में होता है, पोलर में होता है, लाइक दैट। तो वही होता है पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, अच्छा हमें कौन सी सॉल्युबिलिटीज को डिस्कस करना है? देखिए सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे बेटा जब आप किसी सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात है? जब मैंने एक सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया है एक लिक्विड के अंदर। कौन सा केस है? व्हेन आई एम डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं जैसे हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और इस सॉलिड सोल्यूट को हमने लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या असर पड़ता है? प्रेशर का। बेटा प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का क्या ही प्रेशर। तो अगर आप एक सॉलिड का प्रेशर बढ़ा के आप सॉल्युबिलिटी चेंज करेंगे, सॉलिड की बात करें, सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड पे तो प्रेशर लगा ही नहीं पाते हम, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है प्रेशर का। तो यहाँ सिर्फ टेम्परेचर काम की चीज है, ठीक है, टेम्परेचर काम की चीज है। तो कैसे सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे मैम? अगर मान लीजिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, जब मैंने इस सॉलिड को, देखो ना, मैंने सॉलिड को जो लिक्विड में डिसॉल्व करके ये एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इस रिएक्शन से एसोसिएटेड कोई एंथैल्पी चेंज रहा होगा, है ना, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन या सॉल्यूशन जो है उसकी आप बात कर रहे हो। तो अगर बेटा आपका डेल्टा H एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे आप ली चार्ट लेयर प्रिंसिपल लगाते हो, अगर डेल्टा H, अगर एंथैल्पी चेंज कैसा है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक एंथैल्पी चेंज होना यानी हीट रिलीज हुआ है। देखिए एक्सोथर्मिक में क्या हुआ है? हीट रिलीज हुआ है, हीट इज रिलीज्ड, हीट क्या हुआ है? रिलीज हुआ है। तो अगर हीट रिलीज हुआ है एंड अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर को बढ़ा दे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी
जब मैंने, देखो मैं क्या बता रही हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सॉलिड को जब लिक्विड में डाला तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था कि एंडोथर्मिक। तो पहला केस मैं आपको एक्सोथर्मिक बता रही हूँ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, यानी डेल्टा एच जो है ये नेगेटिव था, नेगेटिव था, तो मतलब हीट रिलीज हुआ है। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस पे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो हीट बढ़ गई होगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दिया, और हीट का प्रोडक्ट साइड है। तो ये कौन सा केस बनेगा कि आपने प्रोडक्ट, एक तरह से सोचो आपने हीट बढ़ा दिया एक्सोथर्मिक का तो आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, ये सोचो। तो ली चार्ट-ले प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अगर प्रोडक्ट बड़ा है तो रिएक्शन को वहां मूव करेगा जहां प्रोडक्ट कम होगा, यानी इस रिएक्शन को बैकवर्ड में लेकर जाएगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को बैकवर्ड में लेकर गया तो यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, यानी बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात करें और प्रोसेस यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी का केस नंबर 2 ले लेते हैं। देखो इसमें ये तो फर्स्ट केस था ए, ठीक है। अगर मैं बी केस की बात करूं, इफ डेल्टा एच इज एंडोथर्मिक, यानी कैसा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इस बार जो हीट है वो रिएक्टेंट साइड आएगी, क्योंकि हीट एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है ना, हीट एब्जॉर्ब होती है। और अगर बेटा आपने अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपने हीट बढ़ा, आपने रिएक्टेंट बढ़ाया है, तो ली चार्ट-ले प्रिंसिपल रिएक्शन को वहां मूव करेगा जहां रिएक्टेंट खत्म होएगा, यानी फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड में ले जाएगा। तो हीट जो है वो कंज्यूम होना शुरू होकर प्रोडक्ट बना रही है ना, तो ये रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। Hence we can say that solubility increases. सॉल्युबिलिटी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए। तो ये इम्पैक्ट है सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटीज के ऊपर। किसका, टेम्परेचर प्रेशर का। प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं होता, टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। साइड में हो रही हूँ, नोट कर लीजिए एक बार, क्लियर है। चले आगे ये नोट कर लिया है तो चलो भाई, तो नेक्स्ट वी विल सी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये वाला केस था बेटा जब आप सॉल्युबिलिटी देख रहे थे सॉलिड की लिक्विड में। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में। तो जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम किसका इंपैक्ट पड़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जो देखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स को कैसे हमने क्या कर रखा है, उसमें CO2 गैस को डिसॉल्व किया हुआ है पानी में अंडर हाई प्रेशर, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दैट इज डिसॉल्व्ड अंडर वाटर बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर। तो जब गैस के ऊपर आप प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस इन लिक्विड, तो गैस क्या होगा बेटा, डिसॉल्व करता है ना, सोल्यूबल होता है। तो गैस क्या पॉइंट हम समझेंगे, आ जाओ मैं लिखवाई देती हूँ। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं गैस लिक्विड मिक्सचर का इक्विलिब्रियम पे, तो गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन के ऊपर वो इंक्रीज हो जाती है, और ली चार्ट-ले प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा जो आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया उसको कंज्यूम करे, यानी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगी। तो यही रीजन है सॉफ्ट ड्रिंक्स को आप देखते हो कि हाई प्रेशर में स्टोर किए जाते हैं ताकि वो सॉल्युबिलिटी CO2 की पानी में अच्छे से बढ़ी रहे। जैसे आप बॉटल को ओपन करते हो फिज एकदम निकल जाता है ना, प्रेशर रिड्यूस होते ही गैस फटाक से बाहर भग जाती है ना। तो इंक्रीजिंग प्रेशर से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है, जबकि हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जो गैस का डिसोल्यूशन की आप बात कर रहे हो ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और आप देखते हो सॉफ्ट ड्रिंक्स को ठंडा सर्व किया जाता है, गर्म नहीं, क्योंकि ठंडा है अगर सॉफ्ट ड्रिंक तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो गैस है CO2 उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा है। जैसे ही अगर सॉफ्ट ड्रिंक गर्म होती है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडी होती है, तब तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर होते ही सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो व्हाइल हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द गैस डिसोल्यूशन, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट था। अब हाँ, अच्छा ये क्या आ गया, एकलव्य टेस्ट सीरीज।
एकलव्य टेस्ट सीरीज कितनों ने खरीद लिए हैं बेटा, इतनों ने खरीद लिया है कि बस क्या बताऊं, जगह हमने बंद कर दिया था एकलव्य टेस्ट सीरीज की, और स्लॉट खाली नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें मैं जैसे बैच में पढ़ाती हूँ ना, ऐसे मैंने इस पूरी टेस्ट सीरीज के जितने हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन सब की थ्योरी खुद पढ़ाई है इसमें। तो यार मेरे को अब है ना, अब तुम्हें पता है इतना टाइम भी नहीं होता मैम को यूट्यूब पे सेशंस लेने हैं, फिर पेड बैच है एकलव्य का, फिर इसके लिए काम करना है, फिर और ड्रॉपर बैचेस हैं, तो समय मिलता ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड आई तो और जगह बनाई गई। ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि थैंक यू सो मच, अब गलती नहीं होगी दोबारा, ऐसा टेस्ट सीरीज ले लिया है ना। और वीडियो सॉल्यूशंस भी हम खुद ही दे रहे हैं। तो सारे फीचर्स मैं बता देती हूँ एक बार। आप पहले कॉन्सेप्ट की थ्योरी समझेंगे, मतलब ये ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं है जाके बस टेस्ट दे दो, कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, नहीं, ये पूरा कायदे का टेस्ट सीरीज है जिसके फीचर्स हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझोगे थ्योरी से, जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है केमिस्ट्री के लिए, अब्दुल सर ने फिजिक्स के, अंकित सर ने मैथ्स के लिए। थ्योरी समझ के आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा उस ही टॉपिक का, तो पहले आप थ्योरी समझेंगे, फिर आप असाइनमेंट को प्रैक्टिस करेंगे, फिर तीसरे नंबर पे बेटा हाई वेटेज जो टॉपिक है उसका टेस्ट देंगे, HWT टेस्ट देंगे, ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे टेस्ट का। तो 4 स्टेप्स में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो देखो भाई, ऐसा फीचर है किसी टेस्ट सीरीज के अंदर, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें प्रैक्टिस असाइनमेंट दे रहे हैं, फिर आप उस टेस्ट को करेंगे HWT का, फिर आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं उसी टीचर से जिसने आपको थ्योरी पढ़ाया है। मतलब ये तो यार एकदम ऐसी चीज हो गई कि कहीं नहीं मिलता ऐसा फीचर। तो अभी जो सीट्स हैं राउंड 2 में हमने बहुत लिमिटेड सीट्स ओपन किए हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ भर चुका है सब। तो 2 वेरिएंट है बेटा इसके, एक सिर्फ आपका 999 में टेस्ट सीरीज है, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टेस्ट मिलेंगे। दूसरा टेस्ट, थ्योरी और वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जो मैंने ये सारी 4 चीजें बताई, ये आपको इस वाले वेरिएंट में मिलती है। जो दूसरा वेरिएंट है उसमें सिर्फ टेस्ट मिलेंगे ये, ठीक है, समझ गए। तो मैं तो बस ये कहूंगी इसे चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मुझे नहीं पता जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इस टेस्ट सीरीज में सीट्स बची होंगी या नहीं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहां से जाके देख लेना। अगर प्राइस अभी भी 1500 दिखेगा तो मतलब ऑफर अभी चल रहा होगा, किस्मत अच्छी है आपकी। अगर प्राइस बढ़ के 5-10 हजार हो चुका है, फिर आपने शायद लेट देखा है, तो अभी चेकआउट कर लेना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बेटा, हेनरीज लॉ की बात करते हैं। तो हेनरी बाबा ने लॉ दिया जिसमें इन्होंने बात करी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। देखिए कंटेनर है, इस कंटेनर में बेटा अपने पास है लिक्विड, क्या है ये, वी हैव अ लिक्विड, और इस पे बेटा हमारे पास ना गैस है, ठीक है, ये गैस है। तो गैस को आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ कहता है जितना ज्यादा एक गैस जो है पार्शियल प्रेशर लगाती है लिक्विड सरफेस के ऊपर, जितना ज्यादा गैस पार्शियल प्रेशर लगाएगी बेटा लिक्विड सरफेस पे, उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ही बढ़ेगी। क्या कहा मैंने, जितना हेनरी बाबा के हिसाब से जितना ये जो गैस है लिक्विड के सरफेस पे, जितना ये गैस पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेगी लिक्विड सरफेस पे, उतना ही ज्यादा इस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी लिक्विड के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीजेस in direct proportion to the partial pressure of the gas above the solution। तो गैस ने अगर लिक्विड के सरफेस के ऊपर ज्यादा पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये गैस लिक्विड में उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। क्या करेगी बेटा, डिसॉल्व करेगी। समझ गए, क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। ओके तो मैम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड, जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उस गैस की मोल फ्रैक्शन होगी भाई लिक्विड पे, ठीक है। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम एक हेनरीज कांस्टेंट लेकर के आते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस किसके बराबर है, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे बेटा हेनरी बाबा ने सॉल्युबिलिटी को मेजर किया, सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड सॉरी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी को बेटा हमने मेजर किया है किसमें, इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में मेजर किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि पार्शियल प्रेशर अबव हेनरी कांस्टेंट
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी जो गैस की मोल फ्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हेनरीज कांस्टेंट के। कह सकती हूँ जो गैस की मोल फ्रैक्शन है बेटा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हेनरीज कांस्टेंट के। बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा देखिए एक और चीज, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किसके बराबर है, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। यही y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करिए, देखिए y इज इक्वल टू mx से अगर आप कंपेयर करेंगे बेटा तो आप देखिए x एक्सिस पे कौन है आपके पास, मोल फ्रैक्शन गैस का, y एक्सिस पे कौन है बेटा, गैस का पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका स्लोप क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये गैसेस में जो स्लोप आपको दिख रहा है ये हेनरी कांस्टेंट के बराबर है। मान लो कभी पेपर में आपसे ग्राफिकल सवाल पूछ लिया जाए कि आपसे पूछे कि ये कुछ गैसेस दिए गए हैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गैस के ग्राफ में, बताइए किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है या कम है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हेनरी कांस्टेंट के बराबर है। और बेटा हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है, सही बात है। तो एक तो ये है कि मैं इस ग्राफ से क्या कर सकती हूँ, हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर बता देती हूँ। स्लोप सबसे ज्यादा चढ़ाई किसमें है, हीलियम में, फिर नाइट्रोजन में, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर हेनरी कांस्टेंट ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी हीलियम की सबसे कम है, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। तो एक तो आप रिलेशन से ही बता सकते हैं y is equal to mx। दूसरा, ऐसे ग्राफ्स को पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है, आप एक एक्सिस को फिक्स कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने पार्शियल प्रेशर को फिक्स कर दिया, मैंने पार्शियल प्रेशर वाली लाइन को फिक्स कर दिया, तो इतना प्रेशर अगर मैंने अप्लाई किया तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी देखिए कितनी है, यहाँ पे कम है, मान लो बहुत कम है ये वैल्यू, ठीक है। और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इतनी रही होगी, इतनी मोल फ्रैक्शन, मतलब इतना डिसॉल्व हो चुका, CO का इतना डिसॉल्व हो चुका है मोल फ्रैक्शन, और ऑक्सीजन का इतना। तो यहाँ से भी तो पता चल रहा है कि अगर मैंने सेम पार्शियल प्रेशर लगाया तो देखो ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा डिसॉल्व हुई है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। तो आप ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो ये हेनरी लॉ है जो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जो कहते हैं कि जितना ज्यादा एक गैस लिक्विड सरफेस पे पार्शियल प्रेशर लगाएगी उतनी ही ज्यादा वो डिसॉल्व करेगी उस लिक्विड के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट आता है KH जो हेनरी कांस्टेंट होता है। y इज इक्वल टू mx से अगर ग्राफ कंपेयर करके बनाएंगे तो ग्राफ में जो स्लोप है वो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू देगा। इसी एक्सप्रेशन से पता चलता है कि मोल फ्रैक्शन जो गैस का है यानी सॉल्युबिलिटी गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू से। तो हम ग्राफ को देख के सॉल्युबिलिटी गैसेस, अलग अलग गैसेस का बता सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हेनरी कांस्टेंट मेरा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है। मैं आपको डेटा दिखाती हूँ, देखिए जैसे हीलियम है 293 केल्विन पे, हेनरी कांस्टेंट 144, 293 76 और CO2 1.67। तो हीलियम का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो ग्राफ से ही पता चल गया, है ना। अगर मान लो बेटा मैं ऑक्सीजन की बात करूं, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 293 से 303, तो देखो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाया, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई, और अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई तो मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्युबिलिटी घट गई। ये बात तो सही है ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या असर पड़ रहा है, वो बढ़ रही है। और अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई तो वी नो दैट जो सॉल्युबिलिटी है गैस का, जो मोल फ्रैक्शन है गैस की, वो कम हो जाएगी। यही रीजन है बेटा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सर्व्ड कूल, कोल्ड। सॉफ्ट ड्रिंक्स, इंग्लिश गलत हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को ठंडा सर्व करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या है, ठंडा सर्व करने में क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम है, ठीक है। लो टेम्परेचर, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम, और जो मोल फ्रैक्शन है गैस का वो ज्यादा, तो गैस ज्यादा डिसॉल्व रहेगी लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वुड बी हायर।
यही पता चलता है। ठीक है, अब हेनरी कांस्टेंट, अब हेनरी जो लॉ है इनके एप्लीकेशंस बेस्ड सवाल आते हैं पेपर में। तो जैसे यही टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं तो कहती हूँ अवॉइड करो बिल्कुल ये सॉफ्ट ड्रिंक्स। आजकल क्या है ना, जीरो शुगर के नाम पे इतना ज्यादा जो जेनजी लोग हैं वो, खास करके जेनजी स्पेशली आई एम सेइंग, कंज्यूम करने लगे हैं कि जीरो शुगर है, कैलोरीज तो नहीं है, मगर बेटा और भी कंपोनेंट्स हैं जो आपको हार्म कर रहे हैं। It is nothing but CO2 dissolved in water. कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डाल दिया, वो भी इतना सारा आप अननेसेसरी शुगर भी डाल देते हैं, है ना, और फॉस्फोरिक एसिड वाला कंपोनेंट भी होता है। और टूथ वो छोड़ो, चलो टूथ एनिमल बिल्कुल खराब हो जाता है जीरो शुगर के नाम पे। तो दांत, इसीलिए आजकल देखो बच्चों के कितने जल्दी दांत खराब होते हैं, है ना। तुम्हारे भी आई एम श्योर कैविटी होगी दांत के अंदर, भाई मुझे भी, अब मैं कौन सी दूध की धुली हूँ तो मैं तुमसे ज्यादा उम्र में बड़ी थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ की हूँ, मैं भी 1-2 साल ही बड़ी हूँ बस तो वो एक चीज होता है, तो वी शुड अवॉइड इट, अवॉइड ही करना चाहिए। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट एकदम सही काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है सेशन? सो तो नहीं गए ना, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? क्योंकि जब प्रिपरेशन की दिशा पता नहीं, अरे वो दिशा पाटनी नहीं, जब जेई की प्रिपरेशन में कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो नींद तो आ ही जाती है। बस एक रास्ता पता चल जाए, बस इतना पता चल जाए क्या कब कितना पढ़ना है, और हर हफ्ते कोई चेक कर ले कि जितना पढ़ा है सही तो किया है ना, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बेटा कुछ ऐसे ही है हमारा एक लव्य टेस्ट सीरीज। कई सालों के जेई पेपर को एनालाइज करके हमने कुछ ऐसा बनाया है कि यही समझ लो आपका जेई का पेपर है। तो डंके की चोट पे कह सकते हैं हम, पेपर तो यहीं से आएगा। तो हर हफ्ते शेड्यूल टेस्ट रहेंगे जिसमें इतने सारे बच्चों में आपका रैंक बनाया जाएगा। तो हर हफ्ते उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपने टेस्ट देना है, और बस क्या, वही करते रहो। तो लेक्चर को ध्यान से लगा लो। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो हम लो टेम्परेचर, ठंडी होगी अगर, लो टेम्परेचर पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू लो और सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में ज्यादा। ठीक है, आगे चलिए। स्कूबा डाइवर्स, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो इनके पास टैंक आप देख रहे हो, है ना, जो टैंक है इसके पास, उस टैंक में हम नॉर्मल एयर को फिल नहीं करते। मतलब जो एयर आप अभी ब्रीद कर रहे हो वो कॉम्पोजिशन अगर हम टैंक में भर दे, सोचो अगर नॉर्मल एयर को बेटा टैंक के अंदर फिल कर दिया जाए तो क्या होता है नॉर्मल एयर से? नॉर्मल एयर के अंदर तो भाई आपका सबसे ज्यादा वी नो नाइट्रोजन होता है ना। तो अब होगा क्या ना, जैसे जैसे डाइवर पानी की गहराई में जाएगा, जैसे जैसे वो डेप्थ के अंदर जाता जाएगा, तो ऊपर जो पानी का वॉल्यूम है, ऊपर जो पानी का वॉल्यूम है वो प्रेशर इंपार्ट करेगा। ठीक है, प्रेशर लगाएगा। तो जैसे जैसे आप डेप्थ के अंदर आ रहे हैं तो होगा क्या बेटा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो बढ़ जाएगी। अब नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में सोल्यूबल होने लग जाता है। अब नाइट्रोजन अगर आपकी बॉडी में जा चुका है, वैसे तो इनर्ट गैस ही होता है ये, तो नुकसान कैसे करेगा मैम? नुकसान करेगा अगर गोताखोर वापस सरफेस की तरफ आएगा। जब आप वापस सरफेस की तरफ आएंगे तो प्रेशर अब फिर कम होने लगा। पहले प्रेशर बढ़ गया नीचे आने में, अब प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम हो रहा है तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी पहले तो बढ़ गई थी, अब क्या होगी, कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस जो बॉडी में जा चुका है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब उस चक्कर में सारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, बबलिंग हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन गैस का पूरा बबल फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को बैंड्स बोलते हैं, बैंड्स। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डाइवर्स के टैंक होते हैं उनको डाइल्यूटेड एयर के साथ फिल करते हैं। डाइल्यूटेड एयर में कॉम्पोजिशन थोड़ा हम बदल देते हैं कि 11.7% तक हम हीलियम डाल देते हैं। देखो कितना, 11.7% तक। नाइट्रोजन 56.2, नाइट्रोजन 56.2% कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन आपसे पूछा जा सकता है, तो हम डाइल्यूटेड एयर यूज करते हैं, हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। ऑक्सीजन कितना होगा? 32.1% O2 होता है। तो ये टैंक में हम भरते हैं। ठीक है,
ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिए एनॉक्सिया। जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, या अगर आप लेह लद्दाख गए हैं तो काफी लोगों को ऐसा इशू होता है वहां पे कि हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर क्या होता है, लो ब्लड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही लोगों को सोचने समझने में, फंक्शन करने में मुश्किल होती है, एनॉक्सिया बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखो, लो ब्लड ऑक्सीजन एट हाई ऑल्टीट्यूड्स कॉजेस क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। क्या होता है? एनॉक्सिया होता है। नोट करिए, फिर क्वेश्चन करेंगे आगे। चलो क्वेश्चन देखेंगे अब। सवाल कहता है CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर ड्यूरिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट 298 केल्विन, ठीक है। CO2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना दिया गया है, 0.835 बार। Then X millimole of CO2 would dissolve in 0.9 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, जब इतना प्रेशर एक्सर्ट किया है, CO2 एक्सर्ट ने पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया ये, तो X millimole of CO2 would dissolve in 0.9 लीटर ऑफ वाटर। ओके, तो कह रहा है कितना मिलीमोल जो है CO2 डिसॉल्व हुआ होगा, हमसे पूछा गया है। ओके, हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें दे रखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें वॉल्यूम बताया गया है कितना है। अब आप एक बात बताइए, पानी की डेंसिटी तो हम जानते हैं 1 ग्राम पर ml, है ना। जो वॉल्यूम है पानी का वो कितना है, 0.9 लीटर। तो 0.9 लीटर अगर पानी का वॉल्यूम है तो इसका मतलब कितना मास होगा इसका, 900 ग्राम। बोलिए, डेंसिटी पानी की क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, है ना। तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर कितना हुआ होगा, डेंसिटी है 0.9 लीटर, सॉरी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है 0.9 लीटर, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। मिलीलीटर को भी लीटर में करो, इसका मतलब हमारे पास आएगा 900 ग्राम, ठीक है, सही होगा। बोलिए भाई बोलो, 900 ग्राम जो है अपने पास पानी का जो है मास आ गया, ठीक है। अब पानी का मास है तो पानी के मोल्स निकाल लीजिए आप। देखिए यहाँ निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, मास कितना है 900 ग्राम, मोलर मास पानी का 18 ग्राम पर मोल होगा, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से दिस विल गिव अस 15 मोल्स ऑफ H2O। तो अपने पास पानी के कितने मोल्स आ गए, 15 आ गए। अब आप जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर गैस का किसके बराबर है, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यही है हमारा रिलेशन, देखो भाई ध्यान से। यस, तो क्या इसमें पार्शियल प्रेशर दे रखा था सवाल में, यस, कितना 0.835, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो यहाँ से, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बार में ही दे रखी है, 1.67 इंटू 1000, 10⁻³ बार। ये दोनों ही बार था तो यूनिट तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन है आपके पास गैस का, है ना, मोल फ्रैक्शन है गैस का। तो गैस के मोल फ्रैक्शन को बेटा हम कैसे लिखेंगे, आइए देखो, इसने पूछा मिलीमोल्स ऑफ CO2, तो यहीं पे लिख देते हैं 0.835 1.67 इंटू 10⁻³। तो मोल फ्रैक्शन जो गैस का है उसको कैसे लिख सकते हैं, गैस के मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो पानी है 50। इसको सॉल्व करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए, कर सकते हैं। देखिए n अपॉन n प्लस 50 मैंने कर दिया, ठीक है। चेक करो कैलकुलेशंस में हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ मामला, और तो कुछ नहीं, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, ये नीचे की चीज मैं इरेज कर दूं, तो देखना जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 0.025 आए, 0.025 मोल्स है। एक बार चेक करना, कैलकुलेशन में हो सकता है इवन शिल्पी मैम से कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, तो मैं यूजुअली पहले ही सॉल्व कर लेती हूँ सवाल, बट कभी कभी हो भी सकता है गड़बड़ हो। बेटा इसने मिलीमोल पूछा है, तो मिलीमोल्स के अंदर दिस इज गोइंग टू बी 25 मिलीमोल्स। बोलिए, मिली क्या है, 10 की पावर -3 है। बताइए, लिख सकते हैं ऐसे,
है ना, ये मिली 10⁻³ तो होता है, तो इतना ही मोल आएगा 0.025। ओके, 25 मिलीमोल्स। आगे आंसर देखिए जरा, साइड में हो रही हूँ, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, मैं भी देख लेती हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर यही आ रहा है। आप एक चीज और आराम से ऐसा थोड़ा कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, जैसे कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करने में डिनोमिनेटर में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि पानी के मोल्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपका और जल्दी जो है कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर पे भी कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। तो इधर इसका आंसर मिलीमोल्स में पूछा था तो 25 होगा। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कहता है एक कंपनी डिसॉल्व करती है x अमाउंट ऑफ CO2 एट 298 केल्विन इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कंपनी ने x अमाउंट CO2 डिसॉल्व किया 1 लीटर पानी में। पार्शियल प्रेशर CO2 का दिया गया है 0.835 बार। ओके, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है 1.67 किलो बार। ठीक है, मासेस है। तो हमसे पूछा क्या है कि कितना अमाउंट CO2 जो है डिसॉल्व किया है 1 लीटर पानी के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए पार्शियल प्रेशर आप जानते हो हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर है 0.835, 1.67 इंटू 10³ बार। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को हम लिख सकते हैं CO2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सही बात है, एक बार यहाँ अलग से निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, x अमाउंट मास है, तो x मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल। करेंगे मोल्स, ठीक है, ऐसे ही मास, ये क्या है, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास, CO2 के मोल्स प्लस। अब आपके सामने पानी है, पानी कितना है बेटा 1 लीटर है, और पानी की डेंसिटी हम जानते हैं 1 ग्राम पर ml है, तो पानी का जो मास है वो कितना है 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम पानी का मास है और मोलर मास 18 होता है। तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन CO2 की निकाल सकते हैं, देखिए निकाल सकते हैं CO2 का मोल फ्रैक्शन। अब इस वैल्यू को यहाँ आप रखेंगे तो आप x जो CO2 है, मतलब कि जो मास है बेसिकली CO2 का, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको कैलकुलेट करना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन में कितना मास है CO2 का अपॉन 44 डिवाइड बाय मास ऑफ CO2 अपॉन 44 प्लस 1000 अपॉन 18। ठीक है, तो इस चीज को सिंप्लीफाई करके आपने मास CO2 का निकालना है। अब क्वेश्चन में आपसे बस x ही पूछा है, 10⁻³ को अलग करके पूछा है, तो व्हेन यू सॉल्व इट 1.221 ग्राम आएगा। तो अगर आप 10⁻³ को अलग करोगे तो 1221, मतलब 1221 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 to 2। कैलकुलेशन थोड़ा देखना बेटा। अब देखो हमें तो एज ए टीचर स्टिल एक लिबर्टी हो जाती है कि कोई क्वेश्चन का आंसर में गड़बड़ हो जाए या थोड़ा हम डायरेक्ट लिख दें, मगर आप एज अ स्टूडेंट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आखिरी तक अपना आंसर निकाला करिए कॉपी में। अगर आप कैलकुलेशन को इस स्टेप पे छोड़ के ये सोचेंगे ना कि एग्जाम में जाके करूंगा, या फिर आप सोचते हो कि अभी कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ पेपर में तो कर ही लूंगी, वो अप्रोच गलत होता है, फिर आप पेपर में भी नहीं कर पाते तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगी कि पूरा सॉल्विंग आपको अंत तक करना है, सारा का सारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस ABCD इन वाटर 298 केल्विन पे, कह रहा वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट आर गिवन टू यू। ठीक है, इन द गिवन ग्राफ द लाइन मार्क्ड एज P एंड S करस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू। तो जो लाइन P और S है ये किसको करस्पॉन्ड करते हैं, इनमें से किस गैस को करस्पॉन्ड करते हैं। तो हम कैसे बताएंगे इस सवाल को, तो आप जानते हो जो ग्राफ बनाया गया है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का बना है, यानी गैस का जो स्लोप है वो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है। बस आपको स्लोप ही तो रीड करना है। अगर आप देखोगे S में बेटा मिनिमम स्लोप है, चढ़ाई है ही नहीं, मिनिमम स्लोप मतलब मिनिमम हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, और P का मैक्सिमम स्लोप है। अगर आप सब में कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम स्लोप P का है। तो सबसे बड़ी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी है, 30 10⁻⁵
513 किलो बार, ये सारे किलो बार में दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू तो 30.4 है ना, 30.4 है, यानी P करस्पॉन्ड करता है बेटा A को, गैसियस सोल्यूशन ऑफ गैस A, ठीक है। और S सबसे छोटा स्लोप है 10 या -5 वाला, ये कौन सा है, C वाला, तो ये करस्पॉन्ड करेगा C गैस को। तो P करस्पॉन्ड करा A को, S करा C को, तो A एंड C शुड बी करेक्ट। चेक करिए, A एंड C शुड बी करेक्ट, सही है, कर सकते हैं, बताइए। इजी है, स्लोप बस हमें चेक करना था, और हेनरी कांस्टेंट से सीधा सीधा स्लोप का हमने कंपैरिजन करके बता दिया, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा, अब तक हमने क्या क्या देखा है चैप्टर में। हमने बात करी है कि क्या है सॉल्यूशंस, डिफाइन किया ट्रू सॉल्यूशंस को, फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो आप सॉल्युबिलिटी है उस पे इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी के ऊपर, सॉलिड इन लिक्विड्स और गैस इन लिक्विड्स पे। उसके बाद वी हैड डिस्कशंस, बीच में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताए थे, फिर हमने हेनरी जो लॉ है वो और उसके एप्लीकेशंस किए विद क्वेश्चंस। अब हम करेंगे वेपर प्रेशर। देखो, आगे बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए ना वेपर प्रेशर आना बहुत जरूरी है। तो वेपर प्रेशर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी बात है, वेपर का जो प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर होता है मैम, जो वेपर्स में प्रेशर लगा रहे हैं वो वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं, नॉट लाइक दैट। वेपर्स के प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं कहते हैं। जैसे आप देखिए, कोई लिक्विड है आपके पास, क्लोज्ड कंटेनर में एक लिक्विड डाल दिया है, अब लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बराबर नहीं होती। लिक्विड के जो टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अंदर वाली लेयर के पार्टिकल्स। तो होता क्या है, जो लिक्विड सरफेस के टॉप लेयर के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी ज्यादा, उनके पास एक पॉइंट पे आके इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो इवेपोरेट कर लेते हैं। तो ये पानी का पार्टिकल था लिक्विड के सरफेस पे, इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि इसने क्या किया, इवेपोरेट कर लिया खुद को। अब क्या होगा, व्हाइट कलर से दिखा देती हूँ, ये लिक्विड पार्टिकल था, क्या हुआ, वेपर बन गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये था लिक्विड पार्टिकल, वेपर बन गया, तो ये होता है इवेपोरेशन। तो आपका इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है। अब एक पॉइंट पे क्या होगा बेटा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर ना बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे। देखो, लिक्विड के सरफेस पे बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो गए, तो ये वेपर्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। तो जब बहुत सारे वेपर्स ऊपर इकट्ठे हो गए तो वो कोलाइड करके वापस लिक्विड बन जाएंगे, मतलब कॉन्डेंस कर जाएंगे। तो पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर कॉन्डेंसेशन हुआ। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये बराबर होता है बेटा रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन के, किसके, रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन के, एक पॉइंट पे आके। और इसी पॉइंट को कहते हैं हम कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा था उसी रेट से कॉन्डेंसेशन होने लगा। तो जिस रेट से लिक्विड सरफेस के पार्टिकल्स वेपर्स बन रहे हैं, वो वेपर्स कोलाइड करके वापस कॉन्डेंस कर रहे हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉन्डेंसेशन, इवेपोरेशन कॉन्डेंसेशन बराबर हो गया। उस समय वेपर्स जो भी प्रेशर लगाते हैं लिक्विड सरफेस पे, उसको वेपर प्रेशर बुलाया जाता है, समझ गए। तो वी कैन डिफाइन वेपर प्रेशर एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर डिफाइन किया जाता है इक्विलिब्रियम पे, मतलब जिस समय बेटा इवेपोरेशन का और कॉन्डेंसेशन का रेट बराबर होता है, उस समय जो लिक्विड है ना, उसके ऊपर वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वही प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, समझ गए। वही प्रेशर क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर होता है। ओके तो इन्होंने जो भी प्रेशर लगाया वो वेपर प्रेशर है। तो देखिए जरा, द वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके किस बात के ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अब मैं आपको 3 चीजें लिखवा रही हूँ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हमें जो काम आएगा बेटा, वेपर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो अब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स आराम से वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको आराम से वेपर नहीं बना पाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे तोड़ के वेपर बनाना मुश्किल होगा। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वेपर प्रेशर कम होता है। और ऐसे ही इसी से हम बॉइलिंग पॉइंट भी रिलेट कर सकते हैं। अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का ज्यादा है, सोचिए आपको उसको बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसको बॉइल करने में ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट का यही तो मतलब है कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उस लिक्विड को वेपर बनाने में। तो अगर लिक्विड को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वेपर बनाने में तो वेपर प्रेशर तो कम होगा। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इनवर्सली है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, और इनवर्सली है बॉइलिंग पॉइंट से। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर पे ही वो वेपर बन गया, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है फिर। ठीक है, तो ये बातें होती है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो कुछ पॉइंट्स देखिए, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन वेपर प्रेशर। तो लिक्विड्स हैविंग लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है उनके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी भागने की। बोलो, मोर टेंडेंसी टू एस्केप, more tendency to escape as a vapor। लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो ज्यादा टेंडेंसी है भाई एस्केप करने की सरफेस से, है ना। मोर टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम सरफेस, तो यानी कि हाई वेपर प्रेशर बोल दूं बोलो भाई, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, ऐसे ऐसे लिक्विड्स का हाई वेपर प्रेशर होगा। और अगर आराम से वेपर बना रहे हैं तो इन्हीं को बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल का मतलब जो आराम से वेपर बना ले, ठीक है। और वॉलेटाइल है तो लो बॉइलिंग पॉइंट ही हुआ होगा, आराम से बॉईल हो जा रही है, अरे लेस इंटरेक्शंस है बीच में तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम ही होगा। जैसे आप देखते हो पेट्रोल होता है, एसीटोन आपने देखा है कितने जल्दी वेपर में बन जाते हैं ना, जैसे कि पेट्रोल है, एसीटोन है, एटसेट्रा। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अच्छा, और अगर लिक्विड्स का हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस मतलब लेस टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस, लेस टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम सरफेस। सही बात है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो वेपर प्रेशर भैया, ज्यादा अच्छे से वेपर नहीं बनाएगा। तो ऐसे लेस वॉलेटाइल, मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे लिक्विड्स नॉन वॉलेटाइल कह सकते हो, या लेस वॉलेटाइल है कि ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, नॉन वॉलेटाइल कह सकते हैं या फिर लेस वॉलेटाइल। ठीक है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा कि ज्यादा टेम्परेचर देके उसकी इंटरेक्शन तोड़ के ऊपर भेजना है। जैसे तेल होता है, ऑयल को ओपन करके छोड़ दो, कहाँ वेपर बनता है, कोल टार है ना, इस तरीके से। तो ऑयल, कोल टार एटसेट्रा, तो ये इस क्लास में आते हैं। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन द वेपर प्रेशर। हाँ, तो कौन सा गाना बजाऊं? वैसे बजाने से याद आया, इस बार तो हमें मिलके एनटीए की बजानी है भैया, तो उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि जितने सेशंस मैं आपको यहाँ करा रही हूँ ना, इस बार तो एनटीए की बजना तय है बेटा, तो प्लीज स्टे सब्सक्राइब। ठीक है, अब टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है बेटा वेपर प्रेशर के ऊपर। आप देखिए, जब लिक्विड से आप वेपर बना रहे हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हमने बोला था उस समय। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैसी है, पॉजिटिव है। तो अब क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड साइड जाएगी या नहीं, बोलिए फॉरवर्ड साइड जाएगी या नहीं, सोच के देखिए। यस, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द राइट। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वेपर्स होंगे अब जो वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे लिक्विड का, है ना, समझ सकते हो इससे भी। या मैंने आपको बताया था वैसे भी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर बेटा पार्टिकल्स की ज्यादा है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, मोर एस्केपिंग टेंडेंसीज होंगी, मोर एस्केपिंग टेंडेंसीज हो जाएंगी, है ना, किसकी, लिक्विड की टू गो टू अ
वेपर है ना, ज्यादा एस्केपिंग नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यही तो बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए आप खुद ही। इस टेम्परेचर को हम क्वांटिटेटिवली मेजर भी कर सकते हैं। इक्वेशन होती है हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। वैसे इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं क्लॉसियस इक्वेशन पे, बट एक बार इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। तो क्वांटिटेटिवली वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट हम क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन से निकालते हैं, जिसके हिसाब से log P2 अपॉन P1 जो है किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। P2 वेपर प्रेशर है हाई टेम्परेचर T2 पे, P1 वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T1 पे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है डेल्टा H, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन आप आगे एर्हीनियस इक्वेशन में काइनेटिक्स में भी करते हैं, वहां रेट कांस्टेंट होता है log K2 अपॉन K1, है ना। ऐसा ही केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखते हो आप एक्सप्रेशन, तो केमिकल तो भी हमने करना है वैसे, वी विल डू इट, ठीक है। तो आप टेम्परेचर का इम्पैक्ट बता सकते हैं। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। देखो क्वेश्चन देखिए, कहता है ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का फॉर 3 डिफरेंट लिक्विड्स, ओके, द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस आर मेड। तो कहता है कौन सी करेक्ट इंटरप्रिटेशन है इस ग्राफ के बेसिस पे। कह रहा है एक्स हैज अ हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन देन वाई, मतलब तीनों पॉइंट्स इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के हैं। तो देखिए बेटा, हम कैसे बताएंगे ग्राफ को पढ़ने के लिए, एक टेम्परेचर या कोई भी एक एक्सिस फिक्स कर दो, मान लो मैंने वेपर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो देखो इतना वेपर प्रेशर एक्स से अगर लाना है तो मेरे को एक्स 300 केल्विन तक हीट करना पड़ा, y को मैंने अराउंड 330 तक हीट किया तब इतना वेपर प्रेशर आया, और z को और हाई टेम्परेचर पे हीट किया तब इतना वेपर प्रेशर आया। तो साफ पता चलता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस x की सबसे कमजोर है, फिर y फिर z, क्योंकि z को ज्यादा टेम्परेचर दिया तब इतना वेपर प्रेशर आया, ये तो इतने कम टेम्परेचर पे ही सेम वेपर प्रेशर आ गया। तो x से ज्यादा y, y से ज्यादा z, तो x हैज हायर इंटर, नहीं गलत, x हैज लो देन y, यस, z हैज लो, नहीं, b सही है, स्टेटमेंट b सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कर सकते थे। साथ साथ बेटा सोना नहीं है क्लास में, मुझे हर बच्चा एक्टिव चाहिए, कमेंट चाहिए। यहाँ तक अगर पहुंच गए हो तो कि शिल्पी मैम कर लिया, पार्ट 1 जो भी शिल्पी मैम ने पढ़ाया पूरा समझ चुके हो, समराइज कर लो, आ जाओ। देखो लिक्विड सॉल्यूशंस की आज हमने बातचीत करी थी। क्या है ये लिक्विड सॉल्यूशंस बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर्स है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। होमोजीनियस यानी कि सेम फेज होता है थ्रू आउट। हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन कितने तरह के, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, गैस इन लिक्विड हो सकता है, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके तो इसमें हमने जो पूरा चैप्टर है इसमें हमने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने डिफाइन किया बेटा? मोलारिटी, सॉल्यूट के मोल्स, लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन में कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के हैं। फिर हमने मोलालिटी लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द kg मास ऑफ सॉल्वेंट, कि कितना सॉल्यूट का मोल मैंने डाला 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर, और एक मोल फ्रैक्शन था किसी कंपोनेंट के मोल्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मोल्स, एक कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं टोटल मोल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करने के बाद हम सॉल्युबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉल्यूट का, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का मैं डाल सकती हूँ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, या फिर मैक्सिमम सॉल्यूट में कितना डाल सकती हूँ एक सॉल्वेंट में कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसका सॉल्युबिलिटी था, है ना। तो सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स इन लिक्विड्स की जब बात करी तो प्रेशर का नो इम्पैक्ट, प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं था। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट था? अगर बेटा एक्सोथर्मिक था सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रहा था, अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा था। ये टेम्परेचर का इम्पैक्ट हमने देखा। ठीक है, इसके बाद आपका केस था गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड पे टेम्परेचर अगर ज्यादा करते हो तो सॉल्युबिलिटी बेटा गैस की लिक्विड में कम हो जाएगी।
हाई टेम्परेचर, इसलिए ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, है ना। और प्रेशर का क्या इम्पैक्ट था, अगर प्रेशर बढ़ा दिया था गैस का, लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा था, ठीक है। इसके बाद हमने हेनरीज लॉ पढ़ा प्रॉपरली, जो हमें गैस इन लिक्विड की बात कर रहे थे। तो हेनरी बाबा के हिसाब से जितना ज्यादा एक गैस जो है लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उतनी ही उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट लेकर आते हैं, इसी को y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करें तो स्लोप जो है ऐसे ग्राफ का पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का वो हेनरी कांस्टेंट के बराबर आता है, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा बेटा, उतना हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा और उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। लास्ट में हमने वेपर प्रेशर का डिस्कशन किया है, और वेपर प्रेशर्स में क्या होता है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड का जो सरफेस लेयर है उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ चुका है। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी लिक्विड के ऊपर वेपर्स प्रेशर लगाते हैं वो वेपर प्रेशर हुआ करता था, ठीक है। इसी वेपर प्रेशर को हम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड के इनवर्सली और बॉइलिंग पॉइंट के भी इनवर्सली। ये हमने आज के सेशन में पढ़ा है, सारा तामझाम आज का सेशन नंबर 1 था। इस पोर्शन से क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा, आप उस सवाल को गलत करें या छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था सॉल्यूट सॉल्वेंट एक प्रेम कथा, जिसमें हमने सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन, टर्म, सॉल्युबिलिटी और वीपी वेपर प्रेशर सब कर लिया। इसके बाद होगी राउल्स बाबा की एंट्री, जो अगले सेशन में होगा, राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रॉप्स। थर्ड पार्ट में बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। तो जाने से पहले मैं बस यही कहूंगी कि बेटा आप ये जो फ्री कोर्स आपके लिए बनाया है, इस फ्री कोर्स में मैंने आपका एक टेस्ट डाल दिया है आज की क्लास के बिहाफ पे, तो उस टेस्ट को जाके जरूर दे देना, ठीक है। कहाँ देना है, आपका डैशबोर्ड होगा, उसमें माई टेस्ट का सेक्शन होगा, लॉगिन करोगे माई टेस्ट का सेक्शन है, तो उससे टैप करके केमिस्ट्री की क्लास के करस्पॉन्डिंग जो टेस्ट होगा आज का वो दे देना, ठीक है। बाकी आप टेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप कोर्स में एनरोल्ड हैं। ऐसे बच्चे हैं अगर जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट ही नहीं लिया है, तो मैं कहूँगी फिर पहले कोर्स में रजिस्टर कर लीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, 0 रुपीज़ में रजिस्टर फॉर द कोर्स, एंड बाकी तो सब फ्री है, बस टेस्ट जरूर दे देना। तो एक लव टेस्ट सीरीज का 1500 का वेरिएंट, दूसरा 1000 रुपये का है, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1500 में थ्योरी मिल रही है, टेस्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिल रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब ये तो यार कहीं नहीं होता है, तो बैच की तरह हो गया है कि सब कुछ ही हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना जाने से पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, तो उससे एक वीडियो आपको दिखती है, अगली वीडियो आप तक पहुँचती ही नहीं है। और मैंने बताया मेरे हैंड रिटन नोट्स की सीरीज आ रही है इसी हफ्ते, तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट, और वो बहुत अच्छा होगा, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।